बेसिकली हम तो यही मानते हैं कि शहर के बीचों बीच जो रैली की परमिशन दी गई है, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था अगर किसी दूसरी जगह के ऊपर बहुत सारे सुझाव आए थे, लेकिन जानबूझकर ये महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय और एनसीपी पार्टी की तरफ से ऊपर से आदेश आया है कि ये सांस्कृतिक मंडल के ऊपर है तो ये जगह दी जाए करके। तो अगर शहर में ये जानते हुए कि ईद का माहौल है, इतने सारे लोग बाजारों के अंदर है, बच्चे हैं, औरतें हैं, सब बाजार के अंदर है, अक्षय मतलब सारे त्योहार का जो है 2 साल के बाद हो तो लोग तो मार्केट के अंदर आए हैं, दुकानदार जो है वो पूरा अपना सामान भर के रखे हुए हैं, और ऐसे माहौल के अंदर उन्होंने यहाँ पर परमिशन देना कहीं ना कहीं ये एक ऐसी एक चाल चली जा रही है जिसके अंदर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि शहर का माहौल खराब हो, जिले का माहौल खराब हो, हमने परमिशन दे दिया तो आओ भाषण दो और आपको क्या करते क्या है करके। लेकिन आपको लगता क्यों है कि माहौल खराब होगा राज ठाकरे के स्पीच के बाद में? क्या ऐसे मुद्दे उठाएंगे वो कि जो माहौल खराब हो जाए? नहीं देखिए, ऐसा नहीं। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो न सिर्फ औरंगाबाद, महाराष्ट्र प्रदेश में वो पीस को बरकरार रखे, वो उनकी जिम्मेदारी। उनके परमिशन देना नहीं देना वो उनका प्रेरोगेटिव, हमारा नहीं है। अब उनको ये जिम्मेदारी को निभाने की जरूरत है। सर, इसमें एक बात देखी गई है कि भाजपा का हिंदुत्व खराब बताने के लिए उनको मुसलमानों पर अटैक करना पड़ा। फिर से बोलिए। भाजपा को उनका हिंदुत्व सही है बताने के लिए उनको मुस्लिम पे अटैक करना पड़ा। फिर बाद में शिवसेना आई, उन्होंने वही नीति दोहराई। अभी मन से भी आकर वही कर दिया। कल जलील साहब से मैंने यही सवाल पूछा था तो उन्होंने बताया कि किसी को अपना हिंदुत्व अगर बताना सही है तो मुस्लिम कम्युनिटी को पंचिंग बैग बनना पड़ेगा। नहीं, किसी माइका लाल में हिम्मत नहीं है कि हमारे को पंचिंग बैग बना सके। सुनिए आप, नहीं सुनिए, हम पंचिंग बैग नहीं है, हम इंसान हैं, भारत के नागरिक हैं। अगर कोई ये समझ रहा है कि पंचिंग बैग है तो ये गलत समझ रहे हो। हमारा मानना ये है कि देश की जो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें पूरी कोशिश ये हो रही है कि सबसे बड़ा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर कौन मानने वाला है। तो उसमें कांग्रेस भी रेस में है, भाजपा है, शिवसेना है, आप पार्टी है, एनसीपी है, समाजवादी पार्टी है, सब ये दिखाना चाह रहे हैं कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी में हम सबसे आगे। वो कंपटीशन हो रहा है उसका, वो हो रहा है। सर, एक महाराष्ट्र में एक वाकया हुआ जिसमें नवनीत राणा और जो निर्दलीय सांसद है आपके साथ ही पार्लियामेंट में काम करती है, उन्होंने सेडिशन का चार्ज लगा दिया। केवल इतना मेरा दोस्त मैं समझ गया सवाल। सबसे पहली बात तो ये है, अगर मैं और इम्तियाज जलील साहब ये बोल देंगे कि मैं देश के प्रधानमंत्री के घर के सामने जाकर सूरह यासीन पढ़ूंगा, माने कुरान का चैप्टर है, आप क्या बोलेंगे? बोले हम कॉल करेंगे। आप तो रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ लगा के गोली चला देंगे, है ना? वो तो ठीक नहीं है। दूसरी बात ये कि सेडेशन चार्ज लगाना एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, वो चार्ज आप वो सुप्रीम कोर्ट में बता चुकी है कि उसमें वायलेंस टू बी फॉलोड बाय वायलेंस, और वो बहुत ही सुप्रीम कोर्ट खुद हटाने वाला है उसको, हटा के हीरिंग करने वाला है उसके बारे में। तो सेडेशन चार्ज लगाना मेरे ख्याल से ये लगा दो, डाल दो अंदर, ऐसा नहीं। तो सेडेशन के बारे में मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट जो उसको अभी देख रहा है वो बिल्कुल सही देख रहा है सुप्रीम कोर्ट, मगर उनका ये कॉल करना, मेरे को कोई ना उनसे मोहब्बत है पॉलिटिकली, ना जिसके घर पे जा रहे थे उनसे मेरे को पॉलिटिकली मोहब्बत। मगर अगर हर कोई ये बोलेगा कि नहीं मैं अपने इम्तियाज जलील घर के सामने कहूँगा, तो मेरे घर के सामने क्यों आएंगे भैया? आप तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी जो ऑब्जर्वेशन किया है कि आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप पे भी जिम्मेदारी है, आप प्रोटेस्ट करिए। प्रोटेस्ट करने से किसको कौन रोकते हैं आपको? अगर हम और हमारे इम्तियाज जलील आप एक कॉल कर देंगे कि जितने बीजेपी के नेताओं के घर है हम जाके वहां कुरान पढ़ेंगे, तो रीजनेबल नहीं है ना ये। सेडेशन चार्ज लगाने से प्रूव नहीं होता, क्योंकि मुझ पर भी चंद्रबाबू नायडू
1996 में और 98 में वेपन लगा थे, प्रूव भी नहीं कर सकते सिवाय इसके कि लगा दिए पेपर में, मीडिया में आप लोग उछाल देते। बट सुप्रीम कोर्ट राइटफुली उसको अभी एग्जामिन कर रहा है। सर, महाराष्ट्र के एनसीपी के प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटिल, उन्होंने कुछ दिनों पहले मीडिया में एक बयान दिया था कि जो माहौल महाराष्ट्र में चल रहा है, इस माहौल में अभी ओवैसी की एंट्री होगी और ये माहौल खराब करने की साजिश चल रही है राज ठाकरे, ओवैसी हो या तमाम पार्टी द्वारा। ऐसा है ना, अब उनको ख्वाब में मैं आ रहा हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब वो पहले बता दें कि बीजेपी में कब जाने वाले हो। तो क्या अजीत पवार मेरे से पूछे गए थे वोट लेने? अगर उनकी बात सच है, मैं चैलेंज कर रहा हूं उनको, अजीत पवार मेरे से पूछे गए थे क्या फडणवीस को, तू बन जा मैं बन जाऊं, तू दोनों जो शादी कर लिए थे थोड़े दिन के लिए, एक दिन के लिए शादी मैरिज ऑफ कन्वीनियंस भी नहीं था वो मेरे से पूछे गए थे दोनों। ऐसा हो गया माहौल कि अगर मैं आ रहा हूं बोले तो इनको रात में नींद खराब हो जाती है, तो वो करते बोलते अरे तुम सरकार में है, आप क्या कर रहे? आप सरकार में, आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ ना। तुलसी जी, संजय राउत जब राज ठाकरे की आलोचना कर रहे हैं, उनका कहना है कि राज ठाकरे ये हिंदू ओवैसी है, इस बात को आप किस तरह से देखते हैं? आप देखिए ना, मेरे बाप का नाम ओवैसी है, अब्बा का नाम ओवैसी है। अब संजय राउत ऐसा क्यों बोले मेरे को नहीं मालूम, उनको नहीं बोलना चाहिए, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अवैसी साहब ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अवैसी साहब एक सवाल है, ऐसा है ना, संजय राउत तो उस घराने से ताल्लुक है उनका, वो जिम्मेदार आदमी है। अब संजय राउत अगर अपने लीडर के घर का फ्रस्ट्रेशन मेरे को क्यों निकाल, मेरे को उससे क्या करना है? तो भाई भाई का जमाना है ना, तुम बिठा के मिला दो उन लोगों को। ओवैसी ओवैसी ये सब क्या, तुम क्या जो तुम बीजेपी के साथ साल जो हनीमून मनाए वो क्या था? मोदी को वोट दो बोले आप 2014 में 19 में, वो क्या था? तुम तो 370 पे साथ दिए, तो ये बकवास है ये, और क्या है? राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर हटाने का मुद्दा है, आपका उस पर क्या व्यू है? देखिए हमारा मानना यह है कि ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक माहौल जो मुसलमानों के खिलाफ हेट का बन रहा है, उसी का हिस्सा है। अरे भाई, आप ये सवाल मुख्यमंत्री से पूछिए, आप ये सवाल शरद पवार साहब से पूछिए, आप बताइए ना कि आप क्या करने वाले हैं। मैं मुख्यमंत्री हूं क्या? जिस दिन इम्तियाज जलील मुख्यमंत्री बन जाएंगे हम बता देंगे आपको क्या अल्टीमेटम दिया तो क्या करते हम, वो तो सरकार को बताना है ना। लेकिन आपके कार्यकर्ताओं को आप क्या कहेंगे कि अगर हनुमान चालीसा बजाई जाती है? देखिए एक बात है, हम पीस और अमन को मजबूत करोगे, मगर आप ऐसा बोल, हम पंचिंग बैग नहीं है, हम पंचिंग बैग नहीं है। मुसलमानों के सॉफ्ट कॉर्नर हम बता रहे, सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है। इस बीच में बीजेपी ने एक और एलिगेशन लगाया है कि गोरखपुर कांड में जो अब्बासी है वो आईएसआईएस के लोगों से सोशल मीडिया के जरिए बातचीत करते थे और कई सारे ऐसे प्लान्स को भी वो ऑनलाइन सर्च करते थे। तो ये भी एक मुसलमान व्यक्ति ही क्यों? ऐसा ये अब्बासी भी एक मुसलमान व्यक्ति ही है, वो आईएसआईएस से कनेक्टेड था। एक बार दोबारा आज आपको मालूम आज क्या हुआ? कल अयोध्या में क्या हुआ? मुसलमानों की नमाज की टोपी पहनकर मुसलमानों की ही मस्जिद में ले जाकर सुअर का गोश्त फेंके और पकड़े गए। कौन था वो? बजरंग दल के ऑर्गेनाइजेशन से था। कौन थे भाई ये लोग? जहां तक सवाल टेररिज्म का है तो फिर ये इखलास को, पीलू खान को, रकबर को मारने वाले कौन है भाई? और तीसरी बात यह है कि आप पूरी तहकीकात करिए, हम तो हर किस्म के वायलेंस को, टेररिज्म को कंडेम करते हैं। आज ही बेंगलुरु में कर्नाटका में एक साहब जो है मस्जिद में चले गए कल, जहां पर लेडीज दूसरी नमाज पढ़ रही थी, कपड़ा उतार के उनके सामने गए और गाली देना शुरू कर दिया। कौन है ये लोग?
फिर रेडिकलाइज कौन कर रहा है इनको? मैं शुरू से कह रहा हूँ रेडिकलाइजेशन हो रहा है। और मैं तो मेरे को जो गोली चली, मेरी गाड़ी में गोली चली, तो मैं किसी समाज को ब्लेम नहीं किया, मैं बोला वो रेडिकलाइज क्यों हुआ? आप रेडिकलाइजेशन पे रोको ना, उसको रोक लगाइए रेडिकलाइजेशन पे। रेडिकलाइजर कोई भी हो रहा है उसको रोक लगाइए, क्यों हो रहा है उसके आपको मालूम, मगर आप तो खामोश बैठे हुए। सर 2019 में लोकसभा चुनाव ना लड़ते हुए भी जिस प्रकार से राज ठाकरे ने एक अलग अंदाज में मोदी के खिलाफ प्रचार किया था, और अभी हालात ऐसे है कि नहीं मगर बी टीम नहीं, बिल्कुल भी बी टीम कहा जा रहा है ना, हम पूरा डील हम कर लेते। नहीं उनको अब आप देखो, हम लड़के शिवसेना को हरा है, हाँ वो तकलीफ है संजय राउत को कि औरंगाबाद की हिंदू मुस्लिम दलित जनता ने शिवसेना को हरा दिया, तो वो गुस्सा मेरे पे कभी कभी निकाल लेते हैं। सर आखिरी सवाल मेरा ये है, मेरी तरफ से आखिरी सवाल ये है कि फिर एक बार कल की सभा में हो सकता है कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर किया जाए, इस मांग को आगे बढ़ाते हुए सरकार पर दबाव बनाएंगे। सर आपकी और सर की दोनों की प्रतिक्रिया चाहिए। बोलते यार क्या तुम इम्पोर्टेंस दे रहे थे लोगों को, आप लोग काम का बात सुनिए क्यों इतना ग्रुप में टाइम खराब कर रहे हैं? क्या भूमिका अब वो दावत दे चुके हैं, वो दावत मेजबान आप है, पूछिए मेजबान से। लेकिन वो शादी को गए दूसरे, लेकिन ये दावत उन्होंने ली नहीं, शादी को गए भागवत करार बीजेपी इनकी दावत ली नहीं करके शादी के लिए जाने को था राज ठाकरे को, लेकिन यहाँ अच्छा है भाई, अच्छा नहीं आए तो अच्छा। फेज के अंदर आप वो लेकिन इंडिया भी डुबली डाल दिया ऐसा। हाँ सर इस ऐसा है ना, वो आप ही की बरादरी से आए तो उनको गोली डालना अच्छा आता। सर इस मुल्क में यक्सा सिविल कोड नाफिज करने की बात है। देखिए एक बात सुनिए, यक्सा सिविल कोड को इस देश की जरूरत नहीं है। हमको आप ये बताइए, आज बीजेपी अमित शाह साहब ये सब हो गया है, आपको मालूम गोवा में जो सिविल कोड है, कैसा सिविल कोड है? अगर गोवा में कोई हमारा हिंदू भाई शादी करता है और उसकी वाइफ की उम्र 25 और 30 साल की हो जाती है, उसको बेटा नहीं हुआ तो सेकंड मैरिज कर सकता है वो। अब इस पर क्या बोलेंगे बीजेपी वाले? सरकार आपकी वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, उसमें आर्टिकल 47 पढ़ लो आप, प्रोहिबिशन लगा अल्कोहल के ऊपर, क्यों नहीं लगाते भैया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ है शायद आर्टिकल 38 में कि सबको इनकम जितना हो सके बराबर होनी चाहिए। कहाँ इनकम किधर है? देश की 90% दौलत देश के 10-15 पूंजीपति के पास है। तो उसी से डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिखा हुआ है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। अरे कहाँ है भैया, कहाँ हो रहा है? आप सिर्फ इसका अच्छा हमारे को बताइए कि शराब के ऊपर क्यों पाबंदी नहीं याद कर? शराब लगो ना पाबंदी, बंद करो शराब। बीजेपी जाना सरकार में आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का महात्मा गांधी ने खुद बोला था, जैसा आपने गुजरात में लगाया, चलो वैसा ही थोड़ा बहुत करके लगाओ ना, लगाओ आप जाना सरकार में। शराब पे आप नहीं लगाना, बंद नहीं करना चाहते। क्यों बंद नहीं करना चाहते? क्योंकि शाम में 6:30 बजते कि आपको होना, आपको ठंडा होना, आपको नहीं तो आप ढीले पड़ जाते। लगाओ ना, आप लगाओ वो। तो मैं तो उसको गंदी चीज बोलता हूँ, पूरी बुराइयों की जड़ शराब है, जिसकी वजह से भारत में हर साल मेरे ख्याल से 2 या 3 लाख लोग मरते एक्सीडेंट में से, आधे ज्यादा तो शराब पी के टक्कर मार दे। महिलाओं पर वायलेंस होता, बच्चों पर वायलेंस होता। आप बंद करो ना, पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ है। शराब क्यों नहीं बंद करना चाह रही बीजेपी? बंद करो ना, चलो आपके स्टेट में लगा दो, बंद कर दो। आप वहां नहीं बंद करेंगे तो यूनिफॉर्म एंड कॉमन कोड में जमीन आसमान का फर्क है कि दया भागा स्कूल ऑफ थॉट रहेगा, मिताक्षर स्कूल ऑफ थॉट रहेगा। बताओ हमारे को। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टैक्स रिबेट मुसलमानों को, सिख को, क्रिश्चियन को क्यों नहीं मिलता भाई? ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है?
और मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में हमने कॉन्स्टिट्यूशन में उनके कल्चर को प्रोटेक्शन करने का वादा किया कॉन्स्टिट्यूशन में, आप उसको निकाल देंगे? हाँ, और मेरा जो कल्चर है, तो मुस्लिम आर्टिकल 26 का प्रोटेक्शन है मेरे को। इकोनॉमी बढ़ गई, कोयला निकालने के लिए आपको पैसेंजर ट्रेन को कैंसिल करना पड़ रहा, आपको अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा, महंगाई बढ़ रही, पर आपको फिक्र है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। हम इसके खिलाफ है और लॉ कमीशन खुद ये कह दिया कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं। अब 108 ऑफिसरों ने, रिटायर्ड ऑफिसरों ने पीएम को लेटर दिए और पीएम साहब ने अब तक दबाव दिए नहीं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? पीएम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करे 7 साल में, खाली अपने चहितों को बुला के 1-to-1 कर लेते बिजाय थे। लेटर का जवाब दिए नहीं ना? हाँ, लेटर का जवाब दिए नहीं अभी तक। हाँ, क्या देंगे, उनका जवाब। इस तरह से मुल्क में अक़लियतों पर मज़ालिम बढ़ रहे हैं और लोग अक़वामी सतह पर मुल्क को हज़ीमत उठाना पड़ती है। ये तो सोचना है ना, तो मुल्क की बरसर इक़्तिदार जमात जो है बीजेपी, उनको सोचना है। वो तो मुसलमानों पे ऐलान जंग कर चुके हैं। सर, एक आखिरी सवाल होगा, 3 तारीख को है, जिस तरह से जिक्र कर रहे थे लॉ एंड ऑर्डर का, राज ठाकरे द्वारा धमकी भी दी गई है, तो क्या कह सकते हैं कि सरकार ने रेगुलेशंस तो दी है, लेकिन ये साफ कहता है कि आप पहले कुछ कर देंगे उसके बाद हम एक्शन लेंगे, तो क्या सरकार इंतजार कर रही है? हम यही बोल रहे हैं सरकार को, आप परमिशन दिए, आपकी जिम्मेदारी है कि महाराष्ट्र में पीस होना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है, आप इस जिम्मेदारी को निभाइए। आप, हम भी यही चाहते हैं कि महाराष्ट्र में अमन रहे और इंशाल्लाह अमन रहेगा। अगर कोई धमकी दे रहा है, कोई ये बोल रहा है, तो फिर भाई सरकार बड़ी है या क्या बड़ी है, बताइए ना। सर, इम्तियाज सर ने पिछले महीने में एक प्रपोजल दिया था महाविकास आघाड़ी सरकार को कि उन्हें महाविकास आघाड़ी सरकार में ज्वाइन किया जाए, 3 पहिया गाड़ी को एक चौथा पहिया एमआईएम का लगाया जाए। वो बोल दिए, उधर से क्या हुआ फिर? आपको लेकर के शरद पवार को मिलने जाने वाले थे। हाँ? आपको साथ में लेकर के इम्तियाज सर शरद पवार को मिलने को जाने वाले थे, मिलने को गए नहीं, इसलिए कुछ क्या बोलेंगे? वो हमारे नाम से नफरत करते भाई, हमारा नाम सुन के लोगों को पेट में दर्द शुरू हो जाता। हम एक्सपोज तो हो गए ना। आप असेंबली चुनाव में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस हर सभा में महाराष्ट्र के मुसलमानों जाके बोलते थे कि ओवैसी को वोट मत दो, भाजपा शिवसेना को रोकना है। और जैसा चुनाव हुआ, आप शिवसेना से शादी कर लिए। और मुसलमान क्या करना, हमारा मुसलमान को धोखा दिया। सुनिए, महाराष्ट्र के मुसलमानों को आपने धोखा दिया ना। आपने कहा कि भाजपा शिवसेना को वोट मत दो और ओवैसी को वोट मत दो, और आप ये चुनाव हो गए, आप दोनों मिलकर शादी कर लिए, तीनों मिलकर बोल के। तो ये इनका धोखा दिए जनता को, जो सेकुलरिज्म के नाम पे वोट दिया। और कैसा बताइए कि असेंबली में खड़े होकर शिवसेना का मुख्यमंत्री बोलता है कि हमने बाबरी मस्जिद तोड़ा। ये बताइए, शरद पवार साहब और राहुल गांधी, सोनिया गांधी इस पर एग्री करते इस बात को? जो मुख्यमंत्री खड़े होकर बोल रहा है कि हमने बाबरी मस्जिद तोड़ा, आप उसके साथ बैठे हुए हैं सरकार में और आप उंगलियां मेरे तक उठाते, किस वजह है? कौन दिया अख्तियार आपको मेरे को उंगलियां उठाने का? आप ही तो बैठे हुए ना साथ में, सत्ता में बैठकर गुलाब जामुन खा रहे। अब सत्ता में आए तो सब भूल जाते। अब कल कोई इसमें से पार्लियामेंट चुनाव से पहले कोई कूद गया बीजेपी की तरफ, तो कोई कूद सकता है क्या? हाँ, कूद सकता है कोई? कितने कूदेंगे देखो तुम, ये लोग करके रख लो तुम, जब होगा तो वहां आना तो मैं तो बोलूंगा। सर, एक सवाल ऐसा है कि राज ठाकरे की रैली के बाद में बहुत सारे पार्टी जब रैली की सिलसिला शुरू होगा, उद्धव ठाकरे भी रैली ले रहे हैं मुंबई और औरंगाबाद में, तो क्या एमआईएम भी एक रैली करेंगे? वैसे भी मुंबई की रैली करेंगे आप? नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? करेंगे, एक नहीं कई जगह करेंगे, जवाब दे देंगे। और हमारे पास क्या है ना, हम जब रैली करते हम बुलाते नहीं, तुम्हारे लेके आ, 5 लेके आ, 6 लेके आ, 4 लेके आ, वो दिल से आते हमारे पास। तो औरंगाबाद में होगी वही मैदान। अगर कल सुबह का परमिशन दे दो हमारे को, हम कर लेते रैली वही मैदान में। अरे कहीं पर भी दे दो, इम्तियाज जलील, डॉक्टर गफ्फार कादरी, एमआईएम को कल दे दो, हम आ जाते।
हमारे को बुरा नहीं पड़ता, उधर से तू 5 10 अच्छे लेके आइए कि क्या है, ऐसा नहीं करते। इशारा किसकी तरफ है? राज ठाकरे की तरफ? सबकी तरफ है इशारा, सबकी तरफ है, एक की तरफ नहीं है। मयम पार्टी जो है जमीन से जुड़ी हुई है, लोग सुनने आते देखते, तो परमिशन ले हम करेंगे। अब अभी ईद भी रुझान दीजिए, फेस्टिवल है, लोग आराम से अपनी दोनों फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने दीजिए। एक रैली होगी, नहीं एक क्यों हो जाएगी रैली, एक क्यों कर रहे? अब माशाल्लाह से आप हमारे साथ है। लेकिन वहाँ होंगी मराठवाड़ा सांस्कृतिक मैदान में होंगी जहाँ पर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे नहीं, जब होगी, नहीं सुनिए, जब होगी आपको हम दावत देंगे, आप आइए ना, हमारे लिए आम खास है, इसमें आम खास जनता आती है उसमें। ऐसा वंचित का अपने बहुत अच्छे पढ़े लिखे वेल रेड पसंद कहे जाते हो, महाराष्ट्र की अच्छी नजर है। आपको क्या लगता है, बीजेपी बार बार कह रही है कि शिवसेना बहुत कमजोर होती जा रही है, बीजेपी कह रही है कि शिवसेना कमजोर होती है। मैं आप इसी रिलेटेड सवाल के जवाब में मैंने अभी कहा कि पूरे देश में कौन हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे ज्यादा वफादार है, उसका कंपटीशन चल रहा है जिसमें सब पार्टी शामिल है। तो शिवसेना कमजोर होती जा रही है या कुछ? देखिए, ये मेरा काम नहीं है, आपकी नजर रहती है। मेरी नजर मेरी पार्टी पे, मेरी नजर डॉक्टर गफ्फार कादरी पे, इम्तियाज जलील पे, हमारे लोगों पे नजर है। मेरी नजर दूसरों पर रहती नहीं, मेरे को क्या करना है, मैं यही चाहता हूँ कि उनकी नजर मेरे को नहीं लगना। साहब, आलसी साहब, एक सवाल ये है कि आखिरी बार अचानक क्यों, ये 2 साल के बाद ही अचानक राज ठाकरे क्यों जागे और एकदम क्या मालूम भाई, कि मेरे को नहीं मालूम हुआ है। वो दखन की एक कहावत है, कभी कोई बासी गड़ी को उबाला।